हाय एवरीवन, जय हिंद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और उसकी स्टेजेस को। पहले देखते हैं पीएलसी के बारे में। देखो, जब हम सेल्स को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ अ प्रोडक्ट, तो जो रिजल्टेंट ग्राफ होगा उसे हम कहते हैं पीएलसी। मैं आपको ग्राफ दिखा देती हूँ। ये जो ग्राफ है इसे हम कहते हैं पीएलसी, राइट। तो जो प्रोडक्ट है वो 4 स्टेजेस फॉलो करता है। जैसे हम इंसान कुछ स्टेजेस फॉलो करते हैं। देखो, एक तरह की एनालॉजी है। जैसे हमारा बचपन होता है, फिर हम जवान होते हैं, बुढ़ापा आता है, फिर डेथ होती है। उसी तरह प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है जिसमें कुछ स्टेजेस वो फॉलो करता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं स्टेजेस को कवर करेंगे। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज की, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज जो है वो पहली स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। इस स्टेज में क्या होता है, कंपनी पहली बार इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में अपना प्रोडक्ट। तो देखो, जब प्रोडक्ट बिल्कुल नया होगा, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को जानकारी नहीं होगी उस प्रोडक्ट की। तो कंपनी क्या करती है, लोगों को अवेयर करती है अपने प्रोडक्ट के बारे में। देखो, जैसे हमने प्रमोशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स देखे थे ना प्रमोशन मिक्स में। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते थे? टू इन्फॉर्म, टू परसुएड, टू रिमाइंड। तो जो पहले 2 ऑब्जेक्टिव्स है ना, टू इन्फॉर्म और टू परसुएड, ये होते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेज में, राइट। और जो अगला ऑब्जेक्टिव है टू रिमाइंड, ये होता है बाद की स्टेजेस में। यानी आप लोगों को अवेयर करते हैं, परसुएड करते हैं, यानी कन्विंस करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट परचेज कीजिए, राइट। अगर हम इंट्रोडक्शन स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर सेल्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती आपके प्रोडक्ट की, और दूसरी बात, जिन्हें पता भी होता है वो भी हेजिटेट करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट नया होता है। लोगों को होता है मन में कि पता नहीं कैसा प्रोडक्ट होगा, वर्थ होगा भी या नहीं होगा। और देखो, कंपनी के हैवी प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं इस स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, इन्फॉर्म करना होता है लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, राइट। और देखो, कंपनी अकेली होती है जिसने ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया होता है मार्केट में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे कंपटीशन नहीं होता, राइट। कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, है। सेल्स बहुत कम होती हैं। अब सेल्स कम होंगी तो प्रॉफिट्स भी कम होंगे कंपनी के, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इंट्रोडक्शन स्टेज पे ना कंपनी स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करती है, जिसमें वो इनिशियली बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है अपने प्रोडक्ट का टू रिकवर कॉस्ट। अब हम बात करते हैं ग्रोथ स्टेज की। देखो, जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज में होता था कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी प्रोडक्ट को लेके, तो उस टाइम पे सेल्स भी हमारी कम होती थी। अब आपने लोगों को अवेयर कर दिया तो लोगों ने प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेप्टेंस मिल जाती है, लोग रिपीट परचेज करते हैं, बार बार खरीदते हैं कंपनी के प्रोडक्ट को, जिससे क्या होता है, कंपनी की सेल्स तेज़ी से बढ़ती हैं। अब जब आपकी सेल्स बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, है ना। ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि कंपनी को अपनी कॉस्ट को रिकवर भी तो करना है। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, क्योंकि पहले लोग हेजिटेट करते थे क्योंकि प्रोडक्ट नया था, है ना। अब उनकी हेजिटेशन ख़त्म हो चुकी है। दूसरी बात, प्रमोशनल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले आप लोगों को परसुएड करते थे कि प्रोडक्ट खरीदो, अब आप उनको रिमाइंड करवाते हो। अब कंपनी का फोकस चला जाता है ब्रांड आइडेंटिफिकेशन की तरफ, ठीक है। अब देखो, जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज में आपका प्रोडक्ट नया था, जो किसी ने लॉन्च नहीं किया था, आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया अपने कंज्यूमर्स के लिए। तो अब ग्रोथ स्टेज तक जब आप आए तो बाकी जितने कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने आपको कॉपी करने की कोशिश करी, है ना, या उसी प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करके अपना प्रोडक्ट उतारा मार्केट में। तो ग्रोथ स्टेज में आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। अब कॉम्पिटिटर कोशिश करेगा कि वो आपसे बेटर प्रोडक्ट दे आपके कंज्यूमर्स को, ठीक है, ताकि वो आपको छोड़ के आपके कॉम्पिटिटर्स के पास शिफ्ट हो जाए। तो ये चीज़ ना हो, ठीक है, कंज्यूमर्स आपकी शिफ्ट ना करें, इसीलिए कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स लेके आती है ताकि कंज्यूमर रिटेन रहे आपके पास ही, आपके कॉम्पिटिटर के पास ना जाए। आगे हम बात करते हैं मैच्योरिटी स्टेज की। देखो, जैसे ग्रोथ स्टेज में होता है, सेल्स तेज़ी से बढ़ती हैं, लोग रिपीट परचेज करते हैं। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, मार्केट सेचुरेटेड हो जाती हैं, यानी हाउस होल्ड नीड्स पूरी हो जाती हैं। लोगों ने जितना परचेज करना था, जितना यूज़ करना था उस प्रोडक्ट को, वो कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपनी की सेल्स बढ़ती तो हैं लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, ठीक है।
और देखो मैच्योरिटी स्टेज में प्रमोशनल एक्सपेंसेस ना बड़े नॉर्मल से होते हैं, हैवी प्रमोशंस नहीं करती कंपनी। अब अवेयरनेस वगैरह तो कंज्यूमर को हो चुकी है। अब प्रमोशन का एम्फोसिस कहाँ शिफ्ट हो गया, रिमाइंड करवाने पे और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे क्यों, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के सब्सटीट्यूट्स भी अवेलेबल हैं। तो अब कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल को कैसे इंश्योर करेगी, थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि हाँ अब हमारी कंपनी ऐसे नए फीचर्स या ऐसी क्वालिटी दे रही है जो बाकी कंपनीज नहीं दे रही, ताकि लोग परचेज करें हमारे प्रोडक्ट को, राइट। तो देखो मेच्योरिटी स्टेज को ना बढ़ाने के लिए या लंबा खींचने के लिए कंपनीज कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करती हैं, जैसे न्यू मार्केट्स फाइंड करती हैं जहां उसका प्रोडक्ट न्यू हो, या न्यू यूजेस फाइंड करती है प्रोडक्ट के लिए। अब हम बात करेंगे डिक्लाइन स्टेज की। देखो इस स्टेज की अगर हम बात करें तो डिक्लाइन स्टेज में कंपनी का कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। एक तरह से ना ये अनकंट्रोलेबल फेज होता है कंपनी के लिए। इसमें क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाती है मार्केट में, कंज्यूमर्स को नए सब्सटीट्यूट्स मिल जाते हैं, जैसे डोमेस्टिक मार्केट में कोई नया स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आ गया या फॉरेन कंपनीज आके खड़ी हो गई मार्केट में। लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गए, प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, है ना। तो देखो इस टाइम पे क्या होता है, कंपनी की सेल्स ना गिरनी शुरू हो जाती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, पहले टाइम में लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, है ना, आज के टाइम में वो इतने नहीं हैं, बहुत कम है। आजकल क्या लोग यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन्स, है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम में वो चीज़ आउटडेटेड हो चुकी है ना। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, रैपिड फॉल इन सेल्स, सेल्स बहुत तेज़ी से गिरती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम करना पड़ता है, क्योंकि देखो पहले ही सेल्स नहीं हो रही हैं, तो जो एक दो सेल्स हो रही हैं उनसे तो एटलीस्ट वो कुछ मार्जिन अर्न कर पाए, है ना। प्रमोशनल एक्सपेंसेस इस स्टेज पे कंपनी नहीं करती है, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, नो प्रॉफिट्स। देखो प्रोडक्ट जो है ना कंपनी का वो ऑलरेडी लॉसेज में जा रहा है ना, तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाती। तो कंपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर सकती है, जैसे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब प्रोडक्ट में थोड़े चेंजेस करके, थोड़ा पुश करके कोशिश करती है पीएलसी को लंबा करने की, या डिसकंटिन्यू कर देती है उसी प्रोडक्ट को, ठीक है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। देखो जैसे हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट 4 स्टेजेस को फॉलो करता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो ये जनरली 4 स्टेजेस ही होती हैं जो फॉलो करते हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टेजेस फॉलो हुई हो, कुछ एक्सेप्शंस भी तो हो सकती हैं। जैसे इंसानों के केस में होता है, किसी की बचपन में डेथ हो जाती है, किसी की जवानी में हो जाती है ना। तो उसी तरह हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन स्टेज में ही फेल हो जाएं, कुछ प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ देखते हैं फिर डिक्लाइन हो जाते हैं बिना मैच्योरिटी देखे। देखो ऐसा नहीं होगा कि दो प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल एकदम सेम हो, एकदम आइडेंटिकल हो सकता है कोई प्रोडक्ट जल्दी ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाए, कोई टाइम लगाए, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कोई जल्दी डिक्लाइन कर जाए, कोई लेट डिक्लाइन करे। तो ये ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, मार्केटिंग पॉलिसीज कैसी हैं कंपनी की, या चेंजेस कितने आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में। एक और बात देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट लोकेशंस पे सेम प्रोडक्ट का पीएलसी सेम हो। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें अमेरिका में आउटडेटेड हो चुकी थी जब वो इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, यानी अमेरिका में डिक्लाइन देख चुकी थी, उसके बाद इंडिया में उनका इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।